विधानसभा सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, आज विधानसभा में उनका यह सवाल था कि पंडरी थाने में पुलिस प्रताड़ना के चलते हुई अश्विनी की हुई मौत काफी चिंताजनक रही। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था में लगातार ढील होती जा रही है और लचर व्यवस्था भी देखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से मुजरिम की मौत काफी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर आज गृह मंत्री से सवाल किए गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसको लेकर आश्वासन दिया है और इस पर ध्यान आकर्षित करने की भी उन्होंने बात कही है। कांग्रेस सरकार के आने के बाद अनाचार की घटना 5000 से भी ज्यादा है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है और अगवा करने का काम, फिरौती मांगने का काम, और इसके साथ आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। इस मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर की स्थगन प्रस्ताव दी गई। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक गोधन या योजना के तहत हो रही गोबर की खरीदी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में जिस तरीके से लालू ने किया, ठीक वैसा ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी हाल हो रहा है। बिल्कुल हो सकती है, अगर गिरोह सक्रिय है। हम लोग बोल रहे हैं बार बार। मैं आपको बता रहा हूं कि जांजगीर चांपा जिले में कोरबा जिले का अवैध डीजल और अवैध कोयला का परिवहन होता है। वहां से अवैध डीजल, अवैध कोयला SCCL की खदानों से निकलता है। कई गिरोह सक्रिय, हमने कई बार पुलिस को लिख के दिया, SP को लिख के दिया, IG को लिख के दिया, पर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही तो आप समझ सकते हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। हमने नामजद शिकायत की है, इस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। पंडरी थाने में जिस प्रकार से पुलिस प्रताड़ना में मौत हुई थी अश्विनी की, और साथ ही लटोरी थाने के अंतर्गत में चौकी में कतलम जेई की जो मौत हुई है, उस विषय पर आज ध्यानाकर्षण के द्वारा रखा गया और जिसमें गृह मंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई कि उसमें जुडिशियल इंक्वायरी के आदेश किए हैं। और हमने उसमें जो मांग किया है कि वास्तविक में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रताड़ना में पुलिस के कस्टडी में लगातार मौत होते जा रही है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। और इस विषय पर उनके परिवार को एक तो क्षतिपूर्ति की राशि दी जाने के लिए मांग की गई है, जिसमें गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसमें निर्देशित किए हैं। और साथ ही उस परिवार को जिस जेई के नौकरी में थे उसके समकक्ष नौकरी उनको दिए जाने के, परिवार को, एक आदमी को, उनके लिए बातचीत किए हैं। वास्तविक में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार पुलिस कस्टडी, पुलिस प्रताड़ना में जो मौतें हो रही है, आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में वो गूंज उठी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पुलिस प्रताड़ना के अंतर्गत में किसी की मौत न हो, इसके लिए गृह मंत्री जी से और सरकार से हम लोग आश्वासन चाहते हैं। और इस बात को लेकर के हमने उनको दिशा निर्देशित करने के लिए एक आदेश जारी करें कि जिससे आने वाले समय में घटना रुक सके। कानून व्यवस्था को लेकर भी आप लोगों ने स्थगन लाया था, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि लगातार वारदात हो रही है, एक परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अनाचार की घटनाएं लगभग इस सरकार में आने के बाद में 5000 से ऊपर, 12000 लोग प्रदेश में आत्महत्या किए हैं। यहां पर अगवा करने का काम, फिरौती मांगने का काम, और आज आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर के विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर के स्थगन प्रस्ताव हमने सूचना दी थी और इस सूचना के माध्यम से हम चाहते थे कि इस पर विस्तार से चर्चा हो, ताकि आने वाले समय में आम आदमी ये महसूस करे कि प्रदेश हमारा सुरक्षित है, हम इसमें सुरक्षित हैं। लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो सके और सरकार चर्चा कराना चाहती नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि वो अग्राही हो जाए। उसके बाद भी आसंदी से हमने निवेदन किया है कि इसको किसी न किसी रूप में इस पर उसको ले और उस पर चर्चा कराई जाए, ताकि जो स्थगन लगाए हैं उस पर अपना प्रश्न भी पूछ सके और सरकार को इसके लिए सुझाव भी दे सके। कल आप लोग द्वितीय अनुपूरक और विनियोग विधेयक पर आज विधानसभा में चर्चा प्रारंभ हुई और ये द्वितीय अनुपूरक है। इस विषय को लेकर मैंने शुरुआत की, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो आरोप लगाते हैं कि केंद्र से जो कर मिलता है राजस्व के रूप में और राज्य सरकार से जो राजस्व के रूप में कर मिलता है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मैंने प्रस्तुत किया विनियोग पे। और वो अध्ययन ये है कि आंकड़ों के साथ मैंने उनको बताया कि
कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा कि केंद्रीय कर राजस्व जो मिलता है उसमें 19% की वृद्धि हुई और 1% की वृद्धि हुई और छत्तीसगढ़ के जो कर राजस्व है उसमें 19% की कमी हुई। इसका मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक न होने की वजह से राज्य सरकार को जो राशि मिल रही है खुद के संसाधन से उसमें 19% की कमी देखी गई। मैंने बजट में 2-3 मूल प्रश्न उठाए जिसका उत्तर मैं समझता हूँ अभी मैं बैठूंगा मुख्यमंत्री जी देंगे। हमको उम्मीद थी कि इस बार के सप्लीमेंट्री में कोविड-19 जिससे देश और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चिंता जिस विषय को लेकर है उसके लिए प्रावधान होगा और कोविड से और आने वाले वैक्सीनेशन के लिए और दूसरा कोविड के इलाज कराए हुए मरीजों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए रिएम्बर्समेंट जैसे मध्य प्रदेश ने सभी मरीजों का इलाज 100% किया है निःशुल्क। छत्तीसगढ़ में उसके लिए प्रावधान अनुपूरक में रखा जाएगा। प्रवासी जो मजदूर आए उनके लिए 1000 की राशि रखी जाएगी मगर दुर्भाग्य है कि दोनों विषय को उन्होंने छुआ नहीं। दूसरा अनुपूरक में जो मुझे सबसे ज्यादा खला कि 5 लाख प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना स्वीकृत हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से स्वीकृत किया था और वो सिर्फ और सिर्फ इस बार हम सोच रहे थे कि बजट में प्रावधान होगा 60-40 का रेशो होता है, बजट में 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। इसका मतलब है 5 लाख आवास जो गरीबों के बनने थे वो आवास अब नहीं बनेंगे छत्तीसगढ़ में, ये तय हो चुका है क्योंकि 1 रुपया का भी प्रावधान उन्होंने इसके लिए नहीं रखा। मुझे लगता था किसानों के लिए 36,000 जो पंप के कनेक्शन पेंडिंग है सभी अनौपचारिकता पूरी की है, उसके लिए 900 करोड़ ना रखे 500 करोड़ रखते 100 करोड़ रखते, मगर इनका मंशा ही नहीं है कि आने वाले 5 साल में उन जो आज वेटिंग है 36,000 उन 36,000 पंप कनेक्शन को ऊर्जा दे दें। ये आने वाले 3-4 साल नहीं होगा, यानी नए पंप कनेक्शन तो लगेंगे ही नहीं। हमारे समय हमने वेटिंग खत्म कर दिया था, वेटिंग लिस्ट की जरूरत ही नहीं थी। और इसमें दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 2386 करोड़ का बजट है उसमें 80% जो राशि है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी इनका हिस्सा सिर्फ 20% है। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर 597 करोड़ पंचायत का, नगरीय निकाय 350, कैंपा फंड 200 करोड़ का, अमृत मिशन 135 करोड़ का, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसके लिए 78 करोड़ का, मध्याह्न भोजन 68 करोड़ का, अनुसूचित जाति 32 करोड़ का, 1900 करोड़ केंद्र सरकार से मिलने वाले और 1900 करोड़ में पूरा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का है, इनका 20% हिस्सा है। मुझे लगा था कि ऊर्जीकृत करने के लिए ये पैसा देंगे, मगर विद्युत शुल्क में जो माफी हुई है 415 करोड़ का वो किसानों के लिए नहीं है, वो पंप के लिए नहीं है, नए विद्युत के कनेक्शन देने के लिए नहीं है, बल्कि स्टील उद्योग को सब्सिडी के रूप में। मुझे लगता है कि अब उनके लिए आत्मचिंतन का वक्त आ गया। बापू के चरणों में बैठेंगे और उनको सद्बुद्धि आएगी तो इस बात का विचार करेंगे कि 15 साल उन्होंने किसानों को धोखा क्यों दिया, 270 रुपया का बोनस घोषणा करने के बाद क्यों नहीं दिया, 300 रुपया का उन्होंने राशि देने की बात कही थी, वायदा खिलाफी क्यों किया, 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस देने की बात कही थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर पाया। मैं समझता हूं उसको आत्मचिंतन करेंगे, नंबर 1। दूसरा, उनके लिए आत्मचिंतन का बड़ा विषय है कि केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ के किसानों को 20 नया पैसा नहीं मिला है, इसके बारे में भी वो चिंता करेंगे। मुझे लगता है कि उनको सद्बुद्धि निश्चित रूप से आएगी। सर, आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कब 1000 से भी ज्यादा एलईडी लगाएगी और केंद्रीय कृषि कानून जो लाया जा रहा है उसमें जो भ्रम की स्थिति है, मोदी जी उस पर जो भाषण देंगे उसको जारी किया जाएगा, क्या करना? अब देश के सामने लगातार असत्य कथन का सिलसिलेवार धारावाहिक चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी देश के किसानों को वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी ये प्रश्न अनुत्तरित है कि तीनों कृषि के कानून में एक पक्षकार हमारा किसान है और तीनों कानून में दूसरा पक्षकार कैपिटलिस्ट, कॉरपोरेट हाउसेस
पूंजीपति या बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके सामने किसानों को न्यायालय जाने की भी अनुमति आपने क्यों नहीं दी है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पे आप क्यों कुछ नहीं कहना चाहते? मैं समझता हूं देश का किसान इसको समझता है और माननीय मोदी जी के लिए वो 1000 एलईडी लगाएं चाहे 10,000 एलईडी लगाएं, किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी आज राष्ट्रपति से मिले, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आज किसानों के मुद्दे पर पूरा विपक्ष जो है, सारा हिंदुस्तान के किसानों के मुद्दे पर आंदोलित है। दिल्ली आज भी इतने ठंड के बावजूद भी किसानों से घिरा हुआ है और मैं समझता हूं दमन का रास्ता केंद्र सरकार को छोड़ना चाहिए, किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए। थैंक यू।